हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है। यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स की जो तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा यूपीएचएससी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस या दूसरे कोई भी यूपीएससी या यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है, ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम जो इस टेस्ट सीरीज़ का ही पार्ट था उसको हम 30 टेस्ट सीरीज़ कर चुके हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कैपिटल स्टडी सर्कल के बारे में। तो कैपिटल स्टडी सर्कल अब लखनऊ में भी आ चुका है, अलीगंज की हमारी ब्रांच में ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा साथ ही साथ जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही थी वो चलती रहेंगी और तमाम सारे लोग जो ज्वाइन कर चुके हैं वो उनका बैच शुरू है और नया बैच भी शुरू होने वाला है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि ये हमको लखनऊ में क्यों खोलना पड़ा। क्योंकि लगातार जो हमारे स्टूडेंट दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, दिल्ली में जो थे वो डिमांड कर रहे थे कि कोरोना के बाद वो दिल्ली फिर वापस नहीं आ सकते, तो लखनऊ में एक ब्रांच होनी चाहिए हमारी, और हमने लखनऊ में जल्दी ही खोला है इसको ऑफलाइन ब्रांच। तो दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी उन स्टूडेंट्स के सामने, उसमें थी कि बहुत से बच्चे जो दिल्ली में पढ़े हैं या दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में बाहर कहीं पढ़े हैं तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है। अब उनके जो भी कह सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एक तो पहली बात तो लखनऊ में नहीं था, दूसरा है कि इलाहाबाद में भी वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में या इंग्लिश के जो टर्म्स हैं वो यूज़ नहीं करते। यूट्यूब के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी टेस्ट सीरीज़ पड़ी हुई है, लेकिन उनकी ड्रॉबैक या डिमेरिट्स यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में है और जो टीचर्स हैं वो भी इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो कई बार जो जिनकी पढ़ाई का बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम रहा उनके साथ ऑल्दो ज़्यादातर उसमें से हिंदी जानते हैं, लेकिन एकेडमिक हिंदी और कहते हैं नॉर्मल बोलचाल की हिंदी में डिफरेंस होता है। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट के बाद लोगों ने रिक्वेस्ट की और हमने इसको ऑफलाइन बैच एज वेल एज हमने ऑनलाइन बैच भी शुरू कर दिया है। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब में हमारे टेस्ट सीरीज फ्री में पड़े हैं, आप कभी भी किसी भी समय उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे हमसे जुड़ने के लिए आप हमको हमारे फ़ोन नंबर जो है उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं, और वीडियो के एंड में हम आपको सारी डिटेल जो हमारी वेबसाइट है, इसके अलावा जो हमारा ईमेल आईडी है, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे हमको किस तरह से, फेसबुक पे किस तरह से जुड़ सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और यूट्यूब पे आप हमको देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और कोई फीडबैक हो, इसके अलावा आप ईमेल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी चीज़ के लिए या अपडेट चाहिए किसी भी एग्ज़ाम की डेट के लिए, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम इमीडिएटली या थोड़ी देर के अंदर आपको कॉल बैक करके या व्हाट्सएप पे आपको विदिन 4-5 आवर्स आपको रिप्लाई कर देंगे। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हमने जैसे बोला कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रिवीजन जो हमने कल के जो क्वेश्चन किए थे 50-25 क्वेश्चन, उसका एक क्विक रिवीजन की क्या क्या हमने देखा था वो याद रहे, क्योंकि याद रखना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना समझना जरूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कल के प्रेशर ग्रुप के बारे में, ये कौन कौन से प्रेशर ग्रुप होते हैं और प्रेशर ग्रुप क्या नहीं करते। तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और कौन कौन से हमने ये भी बताए थे कि 4 टाइप के प्रेशर ग्रुप हैं, एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल, इंस्टीट्यूशनल एंड एनोमिक ग्रुप। इसके अलावा हमने कल बात की थी डिपेंडेंसी थ्योरी की। डिपेंडेंसी थ्योरी का जो सबसे पहले आइडिया आता है राउल प्रेबिस, जो अर्जेंटीना के पॉलिटिशियन है, वो बताते हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ा नाम देखें तो उसमें सामिर आमिन का नाम हमने देखा था, क्योंकि ये पायनियर है डिपेंडेंसी थ्योरी की, ये शुरुआत करते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी की और सिस्टम थ्योरी की। इसी के साथ अगर हम देखें तो पॉल बैरन, पॉल स्वेजी, इस तरह के तमाम सारे जो थिंकर हैं, या एंड्रे गुडर फ्रैंक जो बहुत बड़ा नाम है आज के समय, जो डिपेंडेंसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। और उनका जो आइडिया है कि डिपेंडेंसी थ्योरी को उस तरह से देखते हैं कि किस तरह से जो डेवलप कंट्री हैं वो ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि अंडर डेवलप कंट्री आगे ही ना बढ़ पाए और डेवलपिंग उस पर डिपेंडेंट रहें जो डेवलप कंट्रीज़ हैं।
चाहे वो टेक्नोलॉजी के पेटेंट को लेके देख लीजिए, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, तुरंत पेटेंट करा लेते हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ें दोबारा नहीं बना सकता। इसके अलावा कुछ चीज़ें आई थी कि लॉक के बारे में पूछा गया था कि कौन कहता है कि जो पीपल थे वो पीसफुल रहते थे, गुडविल था, म्यूचुअल असिस्टेंस, एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे, इस तरह का स्टेट ऑफ नेचर में कौन रहता था, तो उसका किसका कथन था, तो वो लॉक का था। इसके बाद पूछा गया था कंटेनमेंट बोर्ड जो था कि छावनी बोर्ड जो है वो क्या स्टैच्यूरी बॉडी है कि नहीं, बिल्कुल है, उसको ध्यान में रखिए, यही एक सही आंसर था। इसके अलावा प्लूरिस्ट थ्योरी के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में हमने बात की थी। इसमें पूछा था कौन सा कंट्री नहीं है, उसमें स्पेन का नाम दिया था, लेकिन स्पेन के अलावा कोई भी अगर जैसे थाईलैंड तो है, लेकिन इसके अलावा उधर का कोई कंट्री जैसे मलेशिया नहीं है या इस तरह कोई कंट्री दे देगा तो वो भी हमने आपको बताया था। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, ये तो इसके कंट्री बिम्स्टेक के पार्ट हैं। इसके अलावा पूछा गया था यूपीएससी का जो मेंबर है वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं। यूपीएससी के मेंबर 6 साल और 65 एज तक के लिए चुने जाते हैं, जिसमें से 9 से 11 मेंबर होते हैं। इसके अलावा कल्चरल रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था, सांस्कृतिक क्रांति किससे रिलेटेड थी, माओ से। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था, 1962 में। इसके साथ ही जो वो है कि कौन था उसमें प्रेसिडेंट, क्वेश्चन ये था, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी थे। और अगर देखा जाए तो जो यूएसएसआर था वहाँ पे कौन था चीफ, वहाँ निकिता क्रुश्चेव थे। तो मिसाइल क्राइसिस 13 डेज वाला हमने आपको मूवी बताई थी कि 13 डेज मूवी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा स्टेट ऑफ नेचर के बारे में पूछा गया था कि कौन बोलता है कि मिजरेबल था, बहुत बुरी हालत में था, नास्टी ब्रूटस शॉर्ट था, हॉब्स बोलते हैं। इसके अलावा हेयर कोटा पूछा गया था किससे रिलेटेड है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से आपको बताया था कि मिनिमम सेट कर देते कि इतना लाएंगे तभी आप जीत सकते हैं, उससे कम है, जैसे पास होने के लिए होता है ना मिनिमम 33% पास होगा, उससे नीचे है कोई बोले हम कुछ तो ना है 10% 20% तो रहा है, लेकिन 10% 20% से मतलब नहीं है, वो 33% होगा। मान लीजिए किसी क्लास में 33% एक भी आदमी नहीं लाता तो पूरी क्लास फेल मानी जाती है। इसी तरह से यहाँ भी अगर 33% वोट नहीं है तो वो कोई भी पास नहीं माना जाएगा। तो हेयर क्लार्क किसके प्रोपाउंडर थे। पावर एलिट की बात करी थी, सी राइट मिल्स की बात की थी हमने कि सी राइट मिल ने पावर एलिट का दिया था, क्योंकि हमने बताया था मिल के लिए पावर बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मिसल की बात करी थी, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की बात बताई थी आपको। ज्वाइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात की थी कि ज्वाइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट कब हो, कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं, और कौन प्रिसाइड करता है, वो लोकसभा स्पीकर। अगर लोकसभा स्पीकर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं कि अगर लोकसभा स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेगा, अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। इसके बाद प्लूरलिज्म की बात की थी, कौन कौन जो है, डुगिट का आया था नाम, उसमें तमाम सारे लोगों का कौन प्लूरलिज्म का थिंकर नहीं है, GTH कोल है, डुगिट है, लिंडसे हैं, ये सब हैं। इसके अलावा मार्क्स क्यों प्रेज करते हैं, वो कहते हैं कि नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो ब्यूरोक्रेसी बहुत लाती है। इसके बाद केसी बियर कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्वासी फेडरल है, ये बात की थी। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस ही नहीं मानता, वो कौन है, मैटलैंड है। आयरन कर्टन जो स्पीच की बात हुई थी वो विंस्टन चर्चिल की थी, 1946 में दी थी। इसके अलावा ट्रूमैन किससे रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें तीनों एंटी कम्युनिस्ट आइडिया था। इसके अलावा जो मार्शल प्लान था उसके बारे में हमने बात की थी। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। 76 नंबर क्वेश्चन है जिसमें है कि निम्न में से किस प्रशासनिक अभिकरण के पास कार्य संपादन का एक अधिकार होता है। तो हम जानते हैं इसमें लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी और ऑक्सिलरी एजेंसी। तो लाइन एजेंसी क्या होती है, जो पहले ही सबसे पहले लाइन एजेंसी जो इम्प्लीमेंट करती है कोई भी चीज़, जैसे कि कोई मिनिस्ट्री हो गई, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई, या कोई भी लॉ बना तो मिनिस्ट्रीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट करती हैं। स्टाफ एजेंसी क्या होती है, वो इनको असिस्ट करने के लिए होती है, या तो गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए होती है। तो यहाँ पे सेक्रेटरी से लेके क्लर्क तक जो है वो क्या होता है, लाइन का पार्ट है, एक ही लाइन में।
लेकिन इन्हीं को हेल्प करने के लिए मान लीजिए नीति आयोग से कोई रिपोर्ट मांगी गई तो नीति आयोग क्या हो जाएगा, स्टाफ एजेंसी हो गई, कि वो हेल्प कर रही है इसको कि अब यहाँ पे क्लर्क के रिक्रूटमेंट, सिविल सर्वेंट का, आईपीएस आईएएस का रिक्रूटमेंट करना है, वो कौन करेगा, तो उसके लिए एक ऑक्सिलरी एजेंसी जो है वो बनाई जाती है। जैसे कैबिनेट सेक्रेटरीट हो गया या यूपीएससी हो गया। यूपीएससी क्या करता है, ऑक्सिलरी है, ये इसका काम लाइन डायरेक्टली यहाँ से रिक्रूट करके यहाँ भेज देता है, तो ये लाइन का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन ये डायरेक्टली बहुत हेल्प भी नहीं करता। जैसे नीति आयोग तो पूरी पॉलिसी बना के दे रहा है, रिसर्च वर्क करके दे रहा है, इस तरह की तो स्टाफ एजेंसी कहलाएगा। तो लाइन स्टाफ ऑक्सिलरी एजेंसी आप इसको समझ लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर लाइन एजेंसी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 76 नंबर। निम्नलिखित से किस प्रशासक नहीं 76 नहीं 77 देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन 77। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है। अब सिंपल सी बात है, ये पूछा जा रहा है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है। ये हमने पढ़ा है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, कहाँ से लिया हमने जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू लिया हमने यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। वहाँ जो है जुडिशियल रिव्यू की बात सबसे पहले मार्शल जो जज थे उन्होंने किया था। तो उसके बाद अगर देखें भारत में जो है अंडर कि कौन कौन कर सकता है, पार्लियामेंट तो लॉ बना रही, जुडिशियल रिव्यू कैसे करेगी? हाई कोर्ट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, इसलिए बोथ ये हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करती है कि जो आर्टिकल 226 है, ये भी क्वेश्चन पूछा था 226, 226, 224 नहीं 226 हाई कोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट किसके अंडर करती है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 जिसको जुडिशियल रिव्यू या की ताकत मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो ये इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि लॉज आर द बॉडी ऑफ रूल्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ सोशल कंडक्ट, हु गेव दिस? कि कानून जो है वो रेगुलेट करता है। ऐसा है कि लॉज आर द बॉडी ऑफ रूल्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ सोशल कंडक्ट, ये कानून आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। तो ऐसा कौन कहता है? हॉब्स नहीं कहते, हॉलैंड नहीं कहते, ऑस्टिन बहुत थ्योरेटिकल हैं, डिग्विड जो है वो कहते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या रूप रहा, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए, ये राजनीति विज्ञान हमें बताता है। तो यहाँ जैसे कि इन्होंने लगाया है सिडविक, ये गलत है, सिडविक नहीं है। इसका सही आंसर कौन है? गेटल। गेटल का स्टेटमेंट है पॉलिटिकल साइंस इज अ हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ what the state has been, an analytical study of what the state is, and politics ethical discussion of what the state should be। ये क्या होना चाहिए, कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें पॉलिटिकल साइंस बताता है। ये गेटल का स्टेटमेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। गेटल सही आंसर क्या हो गया? गेटल। यहाँ से हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं 80 नंबर। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो अगर आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज कब लाई गई? 42nd अमेंडमेंट जो है, आप इसमें कुछ चीज़ें अलग से देखिए। 42nd अमेंडमेंट में जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। क्या है? मूल कर्तव्य। कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। बाद में जो है 2002 में इसमें जोड़ दिया जाता है 11th, एक और फंडामेंटल ड्यूटी जिसमें है राइट टू एजुकेशन, की आपको बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा। तो ये तो हो गई। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे कि अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको अबाइड करना पड़ेगा। तो ये पहला जो फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके अलावा जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, ये भी है।
टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है। तो कौन सा बचा? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, क्योंकि ये इसके बेसिस पे आप कर रहे हैं तो ठीक है, बाइकआउट भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई आपको जेल नहीं है। मान बहुत से लोग इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं कि हम वोट नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं कि फंडामेंटल ड्यूटी होती तो आपको करना होता, आप उसको कह नहीं सकते कि हम नहीं करेंगे। तो ये आसानी से निकाल सकते हैं, इससे भी आप आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर में आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी, यह मत किसका है? ये कई बार क्वेश्चन अलग अलग जगह पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बताया कि जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच आपको दिखे या संकीर्ण विचारधारा टाइप की दिखे, तो उसमें अगर लॉर्ड है, सर हैं, इस तरह की चीज़ें ढूंढ सकते हैं। तो लॉर्ड एक्टन इसका सही है, क्योंकि ग्रीन बहुत प्रोग्रेसिव थे, लास्की प्रोग्रेसिव थे, एक बार कर भी। तो ये लोग नहीं हो सकते। स्वतंत्रता के और इक्वलिटी के लोग कहते थे जरूरी एक साथ एक दूसरे के पूरक हैं, कहते थे। लेकिन लॉर्ड एक्टन और डी टॉकवेली, लॉर्ड एक्टन अगर नहीं दिया है तो किसका नाम हो सकता है? टॉकवेली का। डी टॉकवेली भी यही कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। अधिक समानता होने से स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, अधिक स्वतंत्रता होने से समानता खत्म हो जाएगी। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं कि 82 नंबर पे जाते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है? अ जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये है, हम सभी जानते हैं। द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, ये भी है। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी है? अगर आप इसको जानते हो, ये बहुत फेमस जो है थिंकर, उनकी है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, हमने बात की थी ब्यूरोक्रेसी का जो सिद्धांत देते हैं, टर्म नहीं, टर्म कौन देता है? टर्म देता है विंसेंट डी गॉर्ने। विंसेंट डी गॉर्ने जो है वो टर्म देते हैं, लेकिन सिद्धांत जो देते हैं मैक्स वेबर देते हैं ब्यूरोक्रेसी का। तो इससे, क्योंकि ये मैक्स वेबर से आप समझ जाएंगे कि ये जो बुक है मैक्स वेबर की है, तो अपने आप ही वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो फिर से यहाँ बुक का नाम है, कार्ल मार्क्स की बुक है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। इसी तरह से अगर इसका अपोजिट कर ले, द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी किसकी है? द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, ये पुरोधा की एक बुक है, ये भी पूछा जा सकता है कभी। कार्ल मार्क्स की पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी है, लेनिन की स्टेट एंड रेवोल्यूशन है। जोसेफ स्टालिन ने बुक्स नहीं लिखी है, उनकी कोई पॉपुलर बुक नहीं है। फ्रेडरिक एंजल्स जो है ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, इन्होंने लिखा है। तो जोसेफ स्टालिन की जगह कौन है? अगर आप ये भी जानते हैं, वेज, लेबर एंड कैपिटल, ये कार्ल मार्क्स ने खुद लिखी है और जोसेफ स्टालिन मार्क्सिस्ट है, तो ये गलत हो जाएगा, यही नहीं है करेक्टली मैच, बाकी सारा सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको मालूम है कि ये जो भी रियलिस्ट थिंकर होते हैं, एक बार इसको उठाते हैं, जो भी यथार्थवादी चिंतक होते हैं वो यही मानते हैं, यथार्थवादी चिंतक, रियलिस्ट थिंकर। तो इसमें से कौन सा रियलिस्ट है? मॉर्गनथाउ, हैंस मॉर्गनथाउ सबसे बड़े रियलिस्ट, पहला ही आइडिया यथार्थवाद का देते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने देश की सुरक्षा, अपने देश का विकास, अपना हित सबसे ज़रूरी है। तो ये रियलिस्ट मानते हैं। इसके अलावा हम 85 में क्वेश्चन में जाते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखें कि क्या कह रहा है ये। भारत के सर्वोच्च विधिकारी निम्न में से कौन माना जाता है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है कि जो अटॉर्नी जनरल है वो
हम सबको मालूम भारत का महान न्यायवादी, हिंदी में बहुत आसानी से हो जाए, महान न्यायवादी है तो वही होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब ये अटॉर्नी जनरल का क्या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है? हाँ, आर्टिकल 76 में इनके पोस्ट का वर्णन है। अभी कौन अटॉर्नी जनरल है आपको बताना है, ये भी पूछा जा सकता है। के वेणुगोपाल कितने नंबर के हैं? 15th नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। और अटॉर्नी जनरल क्या कर सकता है? ये किसी भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बहस कर सकता है, बोल सकता है, सिर्फ वोट नहीं कर सकता। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। 86 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एसोसिएटेड विद गांधीजीज फिलॉसफी? तो अब यहाँ पे है कि जो गांधी जी के बारे जानते हैं, ट्रस्टीशिप जानते हैं, सही बात है, न्यायिकता की बात करते हैं, नई तालीम की भी बात करते हैं, हिजरत की भी बात करते हैं, सर्वोदय की भी बात करते हैं। तो नई तालीम गांधी जी बात करते हैं कि नई तरीके से, और हिजरत का मतलब है कि माइग्रेट, वहाँ से हट जाओ। तो हिजरत को भी अपने जो प्रोटेस्ट था उनको हिजरत वो कहते थे, हिजरत और उनके प्रोटेस्ट में जो है ज़्यादा अंतर नहीं है, ऐसा कहते थे। तो किससे रिलेटेड? 1 2 3 4 सब गांधी जी की फिलॉसफी से रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर पे आते हैं। 87 भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग जगह पे पूछा जाता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इसका कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अगर आप देखेंगे तो राजीव कुमार, ये सबको मालूम है कि 15 मई 2022 से ये हैं। तो प्रावधान किस में है? 324 में है, ये सही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या कराता है? जो इलेक्शन कमीशन है कौन कौन से इलेक्शन कराता है? लोकसभा, राज्यसभा और इसके अलावा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, इसके अलावा स्टेट असेंबली के भी। तो सारे इलेक्शन तो ये कराता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या कराता है? वो नगर पालिका और पंचायती राज का इलेक्शन कराता है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस लेख का अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं? अब फिर से हमने बताया ना कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो हिंदी का देख लीजिए, हिंदी है तो इंग्लिश में देख लीजिए, बहुत आसान हो जाता है। कि हिंदी में हम हुक्म देते हैं, इसको परमादेश, यहाँ उन्होंने सही लगाया, मैंडमस, परमादेश। हिबियस कॉर्पस क्या कहता है? कि बंदी प्रत्यक्षकरण जिसको कहते हैं, कि 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करेंगे अगर आपने किसी को अरेस्ट किया। क्यों वारंटो क्या है? कि बाय व्हाट अथॉरिटी आपने किया, कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को या किसी को भी ये बोल सकते हैं किस अथॉरिटी से आपने ये काम किया है, कोर्ट उससे पूछ सकती है। उत्प्रेरण सर्टोरी, ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली पूछ सकती है। किसी मान लीजिए किसी हाई कोर्ट ने कुछ गलत फैसला दिया या फैसले में देरी हो रही या फैसला नहीं देना चाह रहे, तो उस तरह की चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उससे पूछ लेती है कि क्या नतीजा निकला, आप फैसला नहीं दें या ट्रांसफ़र कर दें इसको सुप्रीम कोर्ट को, ये भी बोल सकती है। तो सर्टोरी, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 88 हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेसस फेयर, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेसस फेयर वॉज इन्फ्लुएंस बाई किससे है? ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, बोथ, नन ऑफ द अबव। स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार से, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, उपयुक्त दोनों। तो लेसस फेयर का मतलब क्या है? अबंध नीति, यहाँ हिंदी में लिखने से क्लियर हो गया कि इंटरफेयर नहीं करेगा, राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी व्यक्तिगत मामले में या किसी भी चीज़ें, चाहे ना ही मार्केट में ना ही दूसरी चीज़ों में। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना करना, नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी माना जाता है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी मतलब राज्य करेगा, जैसे कि लोग पढ़े या ना पढ़े उससे मतलब नहीं है, हमने स्कूल खोल दीजिए, टीचर दे दीजिए, ये राज्य का काम सिर्फ। अब वो बच्चों को स्कूल में भेजे ना भेजे ये
नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है। पॉजिटिव क्या है, हम ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे भी स्कूल जाएं, या जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या इस तरह के तमाम सारे जो कि हमने सिर्फ बना दी पॉलिसी, अब लोग ना ही जा रहे हैं तो हम क्या करें, तो ये क्या होता है नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। पॉजिटिव है कि लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, ये भी सोचना पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है। तो समझ गए इसका आंसर क्या होगा, स्वतंत्रता का नकारात्मक विचार। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में, बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, हम इसके बाद इसको ख़त्म करेंगे। तो भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्रॉस को किस वर्ष यहाँ जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं। इन विच ईयर इंडिया इन्वाइटेड एन अमेरिकन एक्सपर्ट फ्रैंक क्रूज टू एग्जामिन वेदर परफॉर्मेंस बजट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया और नॉट। हमने बजट जब पढ़ा था तो उसमें बताया था कि परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, जीरो बजट क्या होता है। जीरो बजट का मतलब पिछले साल के उससे मतलब नहीं है। परफॉर्मेंस बजट का मतलब है पिछले साल की परफॉर्मेंस किस डिपार्टमेंट की कैसी रही, उसके बेसिस पे ही अगला बजट बनाया जाए। तो कब बुलाया गया, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है कि 1968 में इनको बताया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो ARC थी उसने बुलाया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी 1968 में ये आए थे और उन्होंने बताया था कि क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं 91st में क्वेश्चन में जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य के आवश्यक तत्व नहीं मानता। कि जैसे राज्य के आवश्यक तत्व पहले देख लेते हैं क्या क्या है जो बताया जाता है यूजली। तो सबसे ज़रूरी है कि पॉपुलेशन, वहाँ पे जनसंख्या हो। दूसरा क्या है, क्षेत्र हो, टेरिटरी, इसी को लेके बवाल है कि ये होना चाहिए, ज़रूरी है कि नहीं। तीसरा क्या है, गवर्नमेंट हो वहाँ पे। चौथा सॉवरेनिटी हो, सॉवरेन हो, संप्रभु हो, तभी। ये चारों में से टेरिटरी जो क्षेत्र है उसको बहुत से लोग नहीं मानते। उसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है जॉन सीले। ऐसा नहीं कि अकेले यही है, उसमें बड़ा नाम है। इसके बाद डुग्विट को भी देखें वो भी कहते हैं। इसके बाद अगर विलोबी देखें तो वो भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहते हैं कि जरूरी नहीं है। जो विलोबी तो कहते हैं गवर्नमेंट भी कोई नहीं है तो, लेकिन टेरिटरी को कौन नहीं मानता, जॉन सीले। सीले याद रखिएगा कि सीले जो है टेरिटरी को जरूरी नहीं मानते, कहते बाहर से भी राज्य चलाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 92nd नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य ने। इन विच ईयर डिड इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन CSCO ये भी बोलते हैं। ये कब बना, ये बना है कि SCO का फॉर्मेशन तो होता है 2001 में ही। और इसके मेंबर कौन कौन थे, कौन बनाता है। पहला चाइना का इनिशिएटिव था, उसके अलावा कजाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान ये प्राइमरी मेंबर थे। बाद में धीरे धीरे इसमें इंडिया पाकिस्तान को भी जोड़ लिया गया। कब, 9 जून 2017, 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान भी इसके मेंबर बन जाते हैं। और ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र बन जाता है क्योंकि 60% से ज़्यादा जो है लैंड चाइना और बड़े बड़े कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना बड़ा कंट्री, रसिया, ये सारे मिला के इतने बड़े बड़े कंट्री इसमें आ जाते हैं। तो उसका लैंड एरिया और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इस ग्रुप की है। आगे बढ़ते हैं 93rd देख लेते हैं, बस ख़त्म करने वाले हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। कुछ चीज़ें आसानी से आप जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री हमने आपको बताया है, इससे पहले भी कराया कि जिसको हम लबासना कहते हैं, मसूरी में है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज के बारे में हम बताते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी ट्रेनिंग मैनेजर, ये दिल्ली में है। अगर आप दिल्ली गए हों तो, अगर आप JNU के पास गए हों तो वहाँ पे ये दिखता है। और रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो वडोदरा में है। तो इसका
सही आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं है, जोड़ा गलत है ये, इन्होंने गलत लगाया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का हैदराबाद हमें है। तो जो रेलवे स्टाफ जो कॉलेज था उसको पहले क्या कहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहते थे, लेकिन बाद में इसको नेशनल एकेडमी फॉर इंडियन रेलवे कहते थे, सॉरी, नेशनल एकेडमी फॉर रेलवे इंडियन रेलवे कहते थे, जो कि वडोदरा में है, गुजरात में। तो ये है, इसको हम कह सकते हैं नेशनल एकेडमी फॉर इंडियन रेलवे, NAIR था, लेकिन अब रेलवे स्टाफ कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो वडोदरा में ये है। इसके बाद हटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों के कार्यवहन को निलंबित करने का अधिकार किसको, फंडामेंटल राइट्स कौन हटा सकता है, किस कंडीशन में हटा सकता है, ये भी है कि इमरजेंसी होगी तभी हटा सकते हैं, पार्लियामेंट हटा सकती है, वही। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन में, अभिप्रेरण के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की थी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हु एडवोकेट द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो टू फैक्टर थ्योरी यहाँ पे फिर से क्वेश्चन जिन्होंने भी किया वो गलत किया है। हर्ज़बर्ग का आइडिया है कि टू फैक्टर थ्योरी है मोटिवेशन की, तो हर्ज़बर्ग यहाँ सही आंसर होगा ये। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग स्कॉलर्स विद द ट्रेडिशन ऑफ थॉट दे आर प्राइमली एसोसिएटेड, कि इससे अपने जो बेसिक आइडिया है, आप अगर कुछ भी जानते हो इसमें तो आप मिला लेंगे, अपने आप ही निकल जाएगा। मान लीजिए जर्मी बेंथम को आप जानते हैं, यूटिलिटेरियन, उपयोगितावाद, जर्मी बेंथम इन्होंने पहले लगाया। तो C का 4 देख लीजिए कहाँ कहाँ है, C का 4 इन तीनों में है, तो ये तो अलग हो गया, स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप रॉबर्ट नॉजिक को जानते हैं, लिबर्टेरियन है, तो B का 2। अब B का 2 किस में बचा है, क्योंकि B का 2 इसमें है, लेकिन ये पहले ही स्ट्राइक आउट हो चुका है क्योंकि C का 3 बता रहे हैं, तो B का 2 यहाँ बचा है। अब A का 3, एडमंड बर्ग कंजर्वेटिव हमने बताया है आपको, एडमंड बर्ग जो है कंजर्वेटिव है, जो एलेक्जेंडर मैकेंटायर जो है वो कम्युनिटेरियन है, समुदायवादी है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इन्होंने सही लगाया है। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन में, बस खत्म होने वाला है। कॉपलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति की शक्ति बैलेंस ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू मोस्ट लाइकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, कि सबसे अच्छा बैलेंस ऑफ पावर कब होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ढेर सारे दिए हैं बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट, जिसमें अगर आप देखेंगे तो लूज बाइपोलर, यूनिपोलर, रिजिड बाइपोलर। तो कहते हैं बाइपोलर सिस्टम जो है, द्विध्रुवी संघ जो था, अगर हम देखें कोल्ड वॉर के समय, तो कोल्ड वॉर जो था उसमें सबसे अधिक अगर आप देखेंगे 1945 से शुरू होता है कोल्ड वॉर 1990 तक, तो बहुत बड़ी तरक्की की। हम उसी समय सैटेलाइट छोड़ना, न्यूक्लियर बम से लेके रेडियो एक्टिव चीज़ें, टेलीविज़न, फ़ोन, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट से लेके तमाम सारी जो डेवलपमेंट है, क्योंकि एक USA कुछ करता था उसी का काउंटर USSR करता था, तो उसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ और वॉर बहुत कम। कोल्ड वॉर थी क्योंकि आपस में डायरेक्टली कोई लड़ता नहीं था, तो बोले कि जो बाइपोलर सिस्टम है वो सबसे स्टेबल सिस्टम था, वॉर भी नहीं हुई। आज एक पोलर सिस्टम है, एक आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी है सोवियत यूनियन, जिसको फ्रांसिस फुकुयामा कह रहे थे कि एंड ऑफ द हिस्ट्री है। लेकिन उसी समय में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि वॉर बहुत ज़्यादा, रसिया यूक्रेन से लड़ रहा है, इसके अलावा अफगानिस्तान में अमेरिका लड़ रहा है, इसके अलावा तमाम जगह देखें, ताइवान पे चाइना अटैक करने की कोशिश करता है, या सीरिया देखें, या इराक देखें, ईरान देखें, तमाम जगह पे वॉर चल रही है। तो यूनिपोलर सिस्टम जो है वो खतरनाक होता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। बाइपोलर सिस्टम सबसे स्टेबल मानते हैं मॉर्टन कैपलान। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर। रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है, इसको याद ध्यान रखिएगा। ये है रूसो का। रूसो ने कहा कि रिपब्लिक जो है वो पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादा एजुकेशन पे है, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर प्लेटो बहुत काम करते हैं।
आगे बढ़ते हैं, जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद ख़त्म करेंगे। जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता तो अगर बजट पारित ना हो पाए, मान लीजिए आपने बजट बिल पेश किया और वो डिफीट हो गया, हार गए, तो क्या होगा? माना ये जाता है कि सरकार में लोगों का भरोसा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि जो मेजॉरिटी होगी वही गवर्नमेंट में होगी, तो मेजॉरिटी से तो पास होना चाहिए, क्योंकि ये मनी बिल है तो राज्यसभा में इसको पास कराना नहीं है। तो क्या होगा कि ये इसका मतलब मेजॉरिटी ही नहीं है सरकार के पास, तो प्रधानमंत्री अपना मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है, आपको प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? तो गुड गवर्नेंस का आइडिया पूछ रहे हैं कि सबसे जरूरी चीज गुड गवर्नेंस में क्या है? रूल ऑफ लॉ एंड रेगुलर इलेक्शन, ये हर जगह होता है। अगर हम देखें तो रूल ऑफ लॉ तो पाकिस्तान में भी है और वहाँ भी रेगुलर इलेक्शन हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं हम कह सके कि हमारे यहाँ बिल्कुल गुड गवर्नेंस है। रेगुलर इलेक्शन एंड डाउन साइजिंग ब्यूरोक्रेसी को छोटा करने से कोई जरूरी नहीं है कि वो गुड गवर्नेंस होगा, प्रॉब्लम आती है। रूल ऑफ लॉ एंड ग्लोबलाइजेशन तमाम सारे देशों में है। अगर हम पाकिस्तान का, श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लें कि रूल ऑफ लॉ भी है, ग्लोबलाइजेशन भी है। ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन, पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन, ये गुड गवर्नेंस का सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा भी है बहुत सी चीज़ें, लेकिन ये हम अब आगे बढ़ते हैं। इसका हम आपको बता दें कि हमने जैसे बताया था कि लास्ट में हम आपको सारी डिटेल बताएंगे। अपने अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 6001203135 पे, 6001939975 पे। इसके अलावा वेबसाइट पे हमारे विजिट कर सकते हैं, फेसबुक पे हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ईमेल आईडी और यूट्यूब चैनल भी हमारा कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से है। उस पर भी आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप उस चैनल पे हैं ऑलरेडी, तो आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। और कोई फीडबैक हो तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिए और मैसेज कीजिए या मेल कीजिए, और हम आपको, और अगर आपको PDF या किसी और चीज़ की जानकारी की ज़रूरत है तो हमको ज़रूर लिखिए। यहीं पे हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।